फ्रांस की लड़ाई, जिसे फ्रांस का पतन भी कहा जाता है, 1940 की गर्मियों में सिर्फ 6 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा चली थी। मई 1940 में फ्रांस और उसके सहयोगियों के पास नाजी जर्मनी की तुलना में ज्यादा सैनिक, टैंक और तोपें थीं। फ्रेंच सेना वाकई में बहुत मजबूत थी। इसे ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड से भी मदद मिल रही थी। लेकिन सिर्फ 6 हफ्तों में ही फ्रांस पराजित हो गया। जर्मनी ने फ्रांस में इसलिए नहीं जीता क्योंकि उनके सैनिक ज्यादा थे या उनके हथियार ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने इसलिए जीत हासिल की क्योंकि उन्होंने सहयोगियों को धोखा दिया। जर्मनी ने सबसे कमजोर रक्षा पर हमला किया और उन्होंने दुश्मन की गलतियों का बहुत तेजी से फायदा उठाया। जर्मनी ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर कब्जा करने के बाद फ्रांस पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, लेकिन उन्होंने तुरंत पश्चिम में कोई बड़ा हमला नहीं किया। जब पोलैंड पश्चिम से जर्मनी और पूर्व से सोवियत संघ से लड़ रहा था, तब फ्रांस और जर्मनी की सीमा का बड़ा हिस्सा शांत रहा। इस समय को फोनी वॉर कहा जाता है। अब आधिकारिक युद्ध था, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी। हिटलर ने इस समय का उपयोग अगले हमले की योजना में किया। वो चाहता था कि फ्रांस को हराया जाए, इससे पहले कि ब्रिटेन और अन्य दुश्मन तैयार हों। उसे पता था कि जोसेफ स्टालिन के साथ संधि अस्थायी है और ऐसा समय आ सकता है जब उसे सोवियत संघ का सामना करना पड़े। शुरुआत में हिटलर 1939 के अंत में हमला करना चाहता था, लेकिन कई जर्मन जनरल्स ने विरोध किया। फ्रांस पोलैंड से ज्यादा ताकतवर था। उसकी सेना, तोपें, आधुनिक टैंक और मजबूत रक्षा व्यवस्था भी बेहतर थी। फ्रेंच कमांडर जानते थे कि जर्मनी के लिए सबसे आसान रास्ता बेल्जियम होकर जाता है, जिसे जर्मन सेना ने पहले विश्व युद्ध में भी इस्तेमाल किया था। इसी कारण कुछ जर्मन जनरल डर रहे थे कि लड़ाई लंबी और खूनी होगी। संभव है कि बेल्जियम में दोनों बड़ी सेनाएं आमने सामने हों और जल्द कोई विजेता ना निकले। जर्मनों की पहली योजना भी ऐसी ही थी। जर्मनी की मुख्य सेना मध्य बेल्जियम से गुजरेगी और मित्र देशों की सेनाओं को पीछे धकेलने के बाद उत्तरी फ्रांस में प्रवेश करेगी। लेकिन हिटलर को यह योजना पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके हिसाब से इसे आसानी से भापा जा सकता था। अगर जर्मनी मुख्य सेना वहीं तैनात करता है, तो उसे मित्र देशों की सबसे मजबूत इकाइयों से ही सामना करना होगा। खराब मौसम, तैयारियों में समस्याएं और जर्मन सैन्य नेतृत्व के भीतर बहस के कारण हमले को कई बार बदला और टाल दिया गया। समय के साथ एक और भी खतरनाक विचार आया। बेल्जियम में सबसे मजबूत सेना लगाने के बजाय वे वहां का हमला सिर्फ चारा बनाएंगे। जब जर्मनी बेल्जियम और नीदरलैंड्स पर हमला करेगा, तो उन्हें उम्मीद थी कि फ्रांस और ब्रिटेन की सबसे बेहतरीन इकाइयां वहां जाएंगी। जब मित्र राष्ट्र उत्तर में उलझेंगे, मुख्य जर्मन बख्तरबंद सेना ऑर्डेंस से गुजरेगी। ऑर्डेंस एक विशाल इलाका है, जिसमें घने जंगल, पहाड़ियां, नदियां और संकरी सड़कें हैं। ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस का हिस्सा है। मित्र राष्ट्रों के कमांडर मानते थे कि इतने टैंक और सैन्य वाहन वहां से ले जाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि कोई भी बड़ा हमला बहुत धीमा होगा और उनके पास उसे रोकने के लिए पर्याप्त समय होगा। इसी वजह से उस हिस्से में कमजोर फ्रेंच यूनिट्स को तैनात किया गया। यहीं पर जनरल एरिक वॉन मैनस्टीन ने एक बड़ा मौका देखा। उनका मानना था कि सबसे ताकतवर जर्मन टैंक भेजे जाए। ऑर्डिनेंस में डिवीजन ने म्यूज नदी को सेडान के पास पार किया और फिर तेजी से पश्चिम की ओर इंग्लिश चैनल तक बढ़ गए। अगर योजना सफल रही, तो बेल्जियम में मित्र देशों की अधिकांश सेना फंस जाएगी और फिर जर्मन टैंक उनकी पीठ पीछे निकल आएंगे और फ्रांस वापस जाने का रास्ता काट देंगे। ये योजना बहुत खतरनाक है। हजारों गाड़ियों को आर्डेंस की कुछ ही सड़कों से गुजरना होगा। अगर मित्र देशों के विमान उन्हें खोज लें और बमबारी करें, तो पूरा जर्मन काफिला जंगल के अंदर फंस सकता है। अगर उन्हें म्यूज नदी पर रोका गया, तो आश्चर्य का असर खत्म हो जाएगा। अगर फ्रांस दक्षिण से तेजी से हमला करता है, तो समुद्र की ओर बढ़ रहे जर्मन टैंकों को पीछे से काटा जा सकता है और घेर लिया जा सकता है। फिर भी संभावित इनाम बहुत बड़ा है। अगर वे जल्द सेडान पार करते हैं, तो उनके सामने रोकने को कोई बड़ा मित्र राष्ट्र रिजर्व नहीं होगा। यही अब हो रहा है। जनवरी 1940 में एक और घटना घटी, जिसने योजना को और भी बदल दिया। एक जर्मन विमान, जो पुरानी आक्रमण योजना के कुछ दस्तावेज ले जा रहा था, बेल्जियम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके दस्तावेज बेल्जियम वासियों को मिल गए। अब मित्र राष्ट्रों को पुरानी योजना पता चल सकती थी।
इसलिए जर्मनी के लिए नई दिशा से हमला करना और भी जरूरी हो गया। फरवरी 1940 तक अंतिम योजना चुन ली गई थी। आर्मी ग्रुप बी नीदरलैंड्स और बेल्जियम पर हमला करेगा। लड़ाई असली होगी, पर मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं को उत्तर की ओर खींचना था। इस दौरान आर्मी ग्रुप ए जर्मन बख्तरबंद डिवीजनों का बड़ा हिस्सा ऑर्डेंस ले जाएगा। सेडान और अन्य आसपास के इलाकों में म्यूस नदी पार करने के बाद वे पश्चिम की ओर सीधे तट तक बढ़ेंगे। उनका उद्देश्य हर मित्र राष्ट्र की यूनिट को तुरंत कुचलना नहीं है। उनका मकसद उन्हें काटना, उनके कमांड को अस्त व्यस्त करना और नई रक्षा बनाने से रोकना है। यह जर्मन रणनीति का केंद्र था, जिसे सिकल कट कहते हैं, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन की उम्मीदें अलग थीं। उन्हें मैजिनो लाइन पर काफी भरोसा था, जो फ्रांस जर्मनी सीमा पर बंकर, तोपें और सुरंगों वाली लंबी रक्षा पंक्ति थी। यह रक्षा पंक्ति इंग्लिश चैनल तक पूरे रास्ते को कवर नहीं करती थी, इसलिए फ्रांस जानता था कि जर्मनी बेल्जियम से आ सकता है। इसी कारण मित्र देशों ने तय किया कि जर्मन हमला होते ही वे बेल्जियम में घुस जाएंगे। बेल्जियम पर हमला होते ही फ्रांस की सबसे मजबूत यूनिट्स और ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स तुरंत बेल्जियम में घुसकर जर्मनों का सामना करतीं। उनकी योजना थी कि डायल नदी और अन्य खास जगहों पर रक्षा पंक्ति बनाएं, जिसका एक स्पष्ट कारण था। अगर वे जर्मनी को फ्रेंच सीमा तक आने देते तो उत्तरी फ्रांस के कई इलाके युद्ध का मैदान बन जाते। इसीलिए वे दुश्मन को बेल्जियम में ही रोकना चाहते थे। पर समस्या थी कि हमले से पहले बेल्जियम और नीदरलैंड्स तटस्थ थे। वे फ्रांस और ब्रिटेन के साथ खुली रक्षा योजना नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे जर्मनी को हमला करने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए युद्ध शुरू होते ही मित्र सेनाओं को बेल्जियम में प्रवेश करना और बेल्जियम व डच सेनाओं के साथ ठीक से समन्वय करना पड़ा। जब इतनी बड़ी संख्या में सैनिक और वाहन एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तो ट्रैफिक, गलत आदेश और देरी की समस्या हो गई। दक्षिण में तो और भी बड़ी समस्या पैदा हो गई। जब मित्र राष्ट्र अपनी सबसे मजबूत सेनाएं बेल्जियम और नीदरलैंड्स भेज रहे थे, ऑर्डेंस और सेडान की रक्षा करने वाले सैनिक घट रहे थे। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स थीं कि बड़ी जर्मन सेना वहां से आ सकती है, लेकिन मित्र राष्ट्रों के कमांडरों ने तुरंत विश्वास नहीं किया। फ्रांसीसी कमांडर अब भी मानते थे कि जर्मन टैंक सकरे और घने आर्डेंस से तेजी से नहीं गुजर सकते। फ्रांसीसी सेना के पास रक्षा पंक्ति टूटने पर भेजने के लिए बड़ी रिजर्व फोर्स नहीं थी। समस्या ये थी कि उनकी कई बेहतरीन यूनिट्स पहले ही उत्तर भेजी जा चुकी थीं। संख्या में सहयोगी सेनाएं कमजोर नहीं थीं। उनके पास पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी से ज्यादा सैनिक, तोप और टैंक थे। फ्रेंच टैंकों की बख्तरबंदी और तोपें कुछ जर्मन टैंकों से बेहतर थीं, लेकिन सिर्फ हथियारों की संख्या काफी नहीं थी। उनका इस्तेमाल अहम था। कई सहयोगी टैंकों को पैदल सेना के समर्थन में अलग अलग तैनात किया गया, जबकि जर्मनी ने अपने टैंक कुछ बख्तरबंद डिवीजनों में इकट्ठा किए। उनके साथ पैदल सेना, इंजीनियर, तोपखाना, संचार टीम और हवाई समर्थन भी था। इसलिए वे कमजोर रक्षा देखकर तुरंत अपनी ताकत केंद्रित कर तेजी से आगे बढ़ सकते थे। सभी जर्मन सैनिक तेजी से नहीं चलते थे। बहुत से अभी भी पैदल चलते थे या सामान ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। जर्मनी ने अपनी सबसे तेज यूनिट्स युद्ध के अहम हिस्से में तैनात की, जबकि सहयोगी देशों ने यही गलती की। उन्होंने बेल्जियम पर हमले की तैयारी की, जबकि जर्मनी ने इस प्रतिक्रिया का प्रयोग असली खतरे से ध्यान हटाने के लिए किया। जब सबसे शक्तिशाली सहयोगी सेनाएं उत्तर जा रही थीं, तभी जर्मन टैंक ने अचानक ऑर्डेंस और सेडान पर हमला किया। अगर तुरंत नहीं रोका गया तो पूरी योजना विफल हो सकती है। 10 मई 1940 को जर्मनी ने एक साथ नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर हमला किया। पहली नजर में ऐसा लगा कि मुख्य हमला उत्तर में है। जर्मनी यही विश्वास दिलाना चाहता था। जब सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं बेल्जियम में घुस रही थीं, तब मुख्य जर्मन बख्तरबंद इकाइयां तेजी से ऑर्डेंस क्षेत्र में बढ़ रही थीं। नीदरलैंड्स में जर्मनी ने पैराट्रूपर्स, विमान और महत्वपूर्ण पुलों के पास गुप्त रूप से पहुंचे सैनिकों का इस्तेमाल किया। सभी एयरबॉर्न ऑपरेशन सफल नहीं रहे। कई जर्मन विमानों को नुकसान पहुंचा और कुछ हवाई अड्डों पर वे तुरंत कब्जा नहीं कर सके, लेकिन डच रक्षा फिर भी जल्दी ढह गई। 14 मई को लुफ्टवाफे ने रॉटरडैम पर बमबारी की। शहर के केंद्र का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और सैकड़ों नागरिक मारे गए। अन्य शहरों पर भी बमबारी के डर से मुख्य डच सेना ने अगले दिन आत्मसमर्पण कर दिया। बेल्जियम में वहां का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक था
फोर्ट एबन एमेल, जो एक बड़ा किला है और महत्वपूर्ण पुलों और नहरों की रक्षा करता है। आम इन्फेंट्री हमले का इस्तेमाल करने के बजाय जर्मनी ने एक छोटे विशेष बलों के समूह को उतारा। ये सैनिक ग्लाइडर का इस्तेमाल कर रहे थे। वे किले पर उतरे और बंदूकें व रक्षा पोजीशन नष्ट करने को विस्फोटक इस्तेमाल किए। बेल्जियन रक्षक तुरंत नहीं माने, लेकिन किला निष्क्रिय होते ही जर्मन सेना आगे बढ़ गई। जब सहयोगियों का ध्यान उत्तर की ओर था, तब ऑर्डन के अंदर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया। जर्मन टैंकों, ट्रकों, तोपों और पैदल सेना की कतारें संकरी सड़कों पर बहुत लंबी हो गईं। अगर मित्र विमानों ने इसे खोजकर बमबारी की होती, तो जर्मन कार्रवाई रुक सकती थी। फ्रांसीसी उच्च कमान को जब तक बड़ी सेना के गुजरने का पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने मदद भेजी, जो नाकाफी और देर से थी। उन्हें यह भी लगा था कि जर्मन तोपखाना और टैंक म्यूस नदी तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। उनका अनुमान गलत था। 12 मई तक हाइंस गुडेरियन और एर्विन रोमेल की सेनाएं नदी तक पहुंच चुकी थीं। अगले दिन जर्मन पैदल सेना ने नदी पार करना शुरू किया। सेडान और डिनान में नदी पार करने से पहले लुफ्टवाफे ने फ्रांसीसी रक्षा पंक्तियों पर बार बार बमबारी की। उन्होंने गोता लगाकर बम गिराने वाले विमानों का इस्तेमाल किया, जो तेजी से नीचे आते थे और फिर बम गिराते थे। इनकी तेज आवाज ने रक्षकों का डर और भ्रम बढ़ा दिया। हालांकि बमबारी से सभी फ्रांसीसी ठिकाने पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, लेकिन संचार टूट गया। कुछ यूनिटें बिखर गईं और अफवाह फैली कि जर्मन टैंक पार कर चुके हैं, जबकि यह सही नहीं था। इसी वजह से कुछ सैनिक मुख्य जर्मन सेना के आने से पहले ही पीछे हट गए। जब जर्मन इंजीनियरों ने अस्थायी पुल बना लिया, तो टैंक तेजी से पार कर गए। कुछ जर्मन टैंक भारी फ्रेंच मॉडलों की तुलना में कमजोर थे, लेकिन वे एक साथ काम करते थे। उनकी संचार व्यवस्था स्पष्ट थी और वे दुश्मन के प्रतिक्रिया देने से पहले ही किसी हिस्से पर तेजी से हमला कर देते थे। जर्मन कमांडर भी हर नए आदेश का इंतजार नहीं करते थे जो मुख्यालय से आता था। जब भी उन्हें मौका दिखता, वे तुरंत आगे बढ़ जाते थे। यही बड़ी समस्या थी फ्रांस के सामने। रिपोर्ट मुख्यालय पहुंचने और कमांडर के फैसले तक जर्मन टैंक आगे बढ़ चुके होते थे। शुरुआत में म्यूस नदी पर जर्मन ब्रिज हेड्स कमजोर थे और कुछ यूनिट्स के पास ईंधन, गोला बारूद व टैंकों की कमी थी। अगर तुरंत एक मजबूत और संगठित फ्रेंच जवाबी हमला होता, तो उन्हें अभी भी रोका जा सकता था, लेकिन ये सही समय पर नहीं हुआ। फ्रेंच फोर्सेस ने कुछ हमले किए, लेकिन उनमें तालमेल की कमी थी और अक्सर टैंक, इन्फेंट्री और आर्टिलरी अलग अलग थे। कुछ जगहों पर फ्रेंच सैनिकों ने दिखाया कि वे जर्मनों को रोक सकते हैं। स्टोन में जबरदस्त लड़ाई के कारण वह छोटा शहर कई बार नियंत्रण बदलता रहा। कैप्टन पियरे बिलोते के एक फ्रेंच चार्वी एक टैंक ने कई जर्मन टैंकों और एंटी टैंक गनों को नष्ट कर दिया, जबकि उनका खुद का वाहन भी बार बार गोलों की मार झेल रहा था। इससे यह साबित हुआ कि फ्रेंच उपकरण या उनके सभी सैनिक कमजोर नहीं थे। समस्या ये थी कि वे अपनी ताकत को सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाए। 15 मई को जर्मन बख्तरबंद इकाइयां अपने ब्रिजहेड से बाहर निकल आईं और तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ीं। तभी मित्र देशों के कमांडरों ने खतरे को पूरी तरह से देखा। मुख्य ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं बेल्जियम में थीं। जब जर्मन टैंक तेजी से उनकी पीठ पीछे से गुजरने लगे, तो बेल्जियम से पीछे हटने का आदेश दिया गया। लेकिन इतने सारे सैनिकों, वाहनों, तोपों और रसद को स्थानांतरित करना मुश्किल था, क्योंकि सड़कों पर शरणार्थियों की भीड़ थी। इसी के साथ राजनीतिक नेतृत्व में भी बदलाव आया। आक्रमण शुरू होने वाले दिन विंस्टन चर्चिल ने नेविल चेम्बरलेन की जगह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। फ्रांस में जनरल मॉरिस गैमेलाइन की जगह जनरल मैक्सिम वेगान को सैन्य कमांडर बनाया गया। जब तक ये बदलाव हुए, जर्मन सेना काफी अंदर आ चुकी थी। फ्रांसीसी सेना के पास तुरंत भेजने के लिए बड़ी रिजर्व फोर्स भी नहीं थी। कुछ जर्मन बख्तरबंद इकाइयां थोड़ी देर रुकीं, क्योंकि उनके वरिष्ठ कमांडर डर रहे थे कि वे इन्फेंट्री से बहुत दूर हो गए हैं। उनकी साइट खुली थी, इसलिए दक्षिण से हमला हो सकता था, लेकिन मित्र सेनाएं इसका फायदा नहीं उठा सकीं। कमांड में अव्यवस्था थी, संचार धीमा था और यह साफ नहीं था कि काउंटर अटैक का नेतृत्व कौन करे। 20 मई तक जर्मन दूसरी पैंजर डिवीजन अबेविल के पास समुद्र तट तक पहुंच गई थी। उस समय उत्तरी सहयोगी सेनाओं का फ्रांस के मुख्य भाग की ओर सीधा रास्ता कट गया था। 10 लाख से ज्यादा ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियन सैनिक
इंग्लिश चैनल के पास फंसे थे। मित्र देशों ने जर्मन कॉरिडोर के दोनों किनारों पर हमला करने की कोशिश की। 21 मई को ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने अर्रास के पास हमला किया। कुछ जर्मन इकाइयां हैरान रह गईं, क्योंकि सामान्य एंटी टैंक गनों से भारी ब्रिटिश मटिल्डा टैंकों को नष्ट करना मुश्किल था। मित्र सेना छोटी थी और उसके पास पर्याप्त समर्थन नहीं था। तोपखाने, विमान और जर्मन बंदूकों से हमला रोका गया। हालांकि इससे परिणाम नहीं बदला, लेकिन जर्मन कमांडर और ज्यादा घबरा गए। उन्हें लगा शायद अब और बड़ा जवाबी हमला होगा। दक्षिण का रास्ता बंद होने से ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स और मित्र सेनाएं डनकर्क की ओर लौटने लगीं। डनकर्क एक बंदरगाह शहर है जो बेल्जियम की सीमा के पास है। वहां से उन्हें इंग्लिश चैनल पार कराकर ब्रिटेन निकाला जा सकता था। 24 मई को डनकर्क पहुंचने से पहले कुछ जर्मन टैंकों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। आज तक इस फैसले पर बहस होती रहती है। रुकने की इच्छा सिर्फ हिटलर की ही नहीं थी। जर्मन कमांडर भी अपने टैंकों की थकान और कीचड़ भरी जमीन पर हुए नुकसान, पलटवार की संभावना और इन्फेंट्री के पीछे छूट जाने को लेकर चिंतित थे। उन्हें यह भी लगा कि लुफ्टवाफे और पीछे आ रही जर्मन टुकड़ियां तट के पास फंसी मित्र देशों की सेनाओं को खत्म कर सकती हैं। लेकिन उनकी यह सोच गलत थी। ब्रिटेन ने उस रुकावट का फायदा उठाकर डनकर्क के चारों ओर रक्षा मजबूत की और बड़े पैमाने पर निकासी की तैयारी शुरू कर दी। ब्रिटिश सैनिकों को वे दस्तावेज मिलना मददगार रहा जिनमें जर्मन सेना की अगली गतिविधियों की जानकारी थी। इससे वे उन हिस्सों में अतिरिक्त सैनिक भेज सकें जिन्हें जर्मन सेना काट सकती थी। मित्र देशों की सेना अभी भी सुरक्षित नहीं थी। वे चारों ओर से घिरे थे, बमबारी जारी थी और इलाका सिकुड़ता जा रहा था। फिर भी उन्हें कुछ कीमती दिन मिले और युद्ध में कुछ दिन ही ऐसी सेना बचाने के लिए काफी हैं जिसकी ब्रिटेन को आगे जरूरत होगी। 26 मई 1940 को ब्रिटेन ने ऑपरेशन डायनामो शुरू किया। इसका उद्देश्य डनकर्क में फंसे ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिकों को निकालना था। समुद्र तट पर पानी उथला होने से बड़ी युद्धपोतें तुरंत नहीं आ सकती थीं। इसलिए ब्रिटेन ने डिस्ट्रॉयर्स, ट्रांसपोर्ट शिप्स, मछली पकड़ने वाली नावें, फेरी और अन्य छोटी नावों का उपयोग किया। सैनिक समुद्र तट पर इंतजार कर रहे थे। तभी जर्मन विमानों ने बार बार बमबारी की। कुछ जहाज लोगों को चढ़ाते समय हमले की चपेट में आ गए। कुछ सैनिक डूब गए, बाकी समुद्र तट पर लौटकर फिर से निकलने का इंतजार करने लगे। डनकर्क के पास ब्रिटिश और फ्रेंच इकाइयां लगातार लड़ती रहीं ताकि जर्मन सेना को रोका जा सके। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उन्होंने दुश्मन को धीमा न किया होता तो जर्मन बंदरगाह पहुंच सकते थे निकासी खत्म होने से पहले। 28 मई को बेल्जियन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। किंग लियोपोल्ड 3 बेल्जियम में ही रहे और जर्मनी के बंदी बन गए। फ्रांस और ब्रिटेन नाराज थे क्योंकि आत्मसमर्पण से पहले उनसे बात नहीं हुई। क्योंकि बेल्जियन सेना उनके पक्ष में नहीं रही, डनकर्क की ओर जाने वाले रास्ते की रक्षा कर रहे सैनिकों को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन निकासी 4 जून तक जारी रही। 3,30,000 से अधिक मित्र देशों के सैनिकों को बचा लिया गया। अधिकांश ब्रिटिश थे, लेकिन 1 लाख से अधिक फ्रांसीसी सैनिक भी ब्रिटेन पहुंच गए। कई फ्रांसीसी सैनिक डनकर्क के आसपास की रक्षा करने के लिए वहीं रह गए। दसियों हजारों को बाद में आत्मसमर्पण करना पड़ा, जबकि ब्रिटिश सेना का बड़ा भाग बच गया। लेकिन उनके अधिकांश टैंक, तोपें, ट्रक और अन्य भारी उपकरण फ्रांस में ही रह गए। यह सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि बड़ी हार से बचना था। लेकिन ब्रिटेन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। अगर पूरी ब्रिटिश अभियान बल पकड़ी जाती तो जर्मनी से युद्ध जारी रखना और कठिन होता। डनकर्क के बाद जर्मनी ने दक्षिण में बची हुई फ्रांसीसी सेना का सामना किया। फ्रांस ने सोम और ऐसे नदियों के किनारे एक नई रक्षा पंक्ति बनाने की कोशिश की। शुरुआत में फ्रेंच सैनिकों ने जबरदस्त मुकाबला किया। उन्होंने गांवों और जंगलों में छोटी लेकिन मजबूत रक्षा चौकियां बनाई थीं। भले ही जर्मन टैंक आगे निकल जाते थे, लेकिन फ्रेंच पैदल सेना डटी रहती थी और पीछे से आने वाले जर्मन सैनिकों को रोकती थी। इसी कारण कुछ जर्मन बख्तरबंद इकाइयां आगे बढ़ीं, लेकिन बिना पैदल सेना समर्थन के। इससे साबित हुआ कि फ्रेंच सेना अब भी अच्छी तरह लड़ सकती थी। रक्षा स्पष्ट और स्थिति मजबूत होने पर भी जर्मनी की बढ़त बहुत अधिक थी। कई बेहतरीन मित्र देशों की इकाइयों को बिना भारी हथियारों के हटा लिया गया या वे उत्तर में बंदी बना ली गई थीं। फ्रांस के पास अब रिजर्व सैनिकों की भी कमी थी।
जो नए छेदों को भर सकें। 5 जून को जर्मनी ने फ्रांस पर अंतिम हमला केस रेड शुरू किया। जर्मन सेनाओं ने सोम और एन नदियां पार की। खाली जगह दिखते ही उनके टैंक तेजी से वहां से निकलकर फ्रांसीसी मोर्चों के किनारे घूम जाते। कई जगहों पर डिफेंस बहादुरी से हुआ, लेकिन फ्रांसीसी कमांडरों को हमले की रफ्तार से तालमेल मुश्किल था। जब वे नई लाइन तैयार कर पाते, तब तक जर्मन यूनिटें पहले ही किसी और हिस्से से आगे निकल चुकी होतीं। कैदियों के खिलाफ अपराध भी हुए। कुछ जगहों पर जर्मन सैनिकों ने अफ्रीका से आए फ्रांसीसी औपनिवेशिक सैनिकों को आत्मसमर्पण के बाद भी मार डाला। ये नाजी शासन की नस्लवादी सोच का हिस्सा था, जिसमें काले सैनिकों को नीचा समझा जाता था। अभियान के दौरान अन्य घटनाओं में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और नागरिक कैदियों को भी मार डाला गया। 6 जून तक जर्मन सेनाएं फ्रांसीसी रक्षा में फिर सेंध लगा चुकी थीं। अगले दिन जनरल हरमन होथ के टैंकों ने तेजी से आगे बढ़कर फ्रांसीसी 10वीं सेना को विभाजित कर दिया। कुछ जर्मन कमांडर हमेशा आदेश का इंतजार नहीं करते थे। उदाहरण के लिए एरविन रोम्मेल ने अपनी डिवीजन को तेजी से सीन नदी की ओर बढ़ाना जारी रखा, भले ही उनके वरिष्ठ अधिकारी उनकी सेना के असुरक्षित बाजू को लेकर चिंतित थे। ऐसी आक्रामक कार्रवाई खतरनाक थी, लेकिन फ्रांसीसी कमान में अफरा तफरी और लगातार पीछे हटने से रक्षा जल्दी टूट गई। 9 जून को पूर्व में एक और बड़ा जर्मन हमला शुरू हुआ। कई फ्रांसीसी यूनिट्स ने मजबूती से लड़ाई की और उनकी तोपखाना कुछ जगह असरदार रही, लेकिन उनके पास पर्याप्त सैनिक और तेजी से तैनात किए जा सकने वाले रिजर्व नहीं थे कि वे सभी छेद बंद कर सकें। डनकर्क ने अभी भी ब्रिटिश सेना के एक बड़े हिस्से को बचा लिया, लेकिन फ्रांस के लिए आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। na reserve para isara ang lahat ng butas. अब जब उत्तर में उसकी सबसे मजबूत सहयोगी सेना हट चुकी थी, कई फ्रांसीसी यूनिट्स टूट गईं और पेरिस का रास्ता खुल गया। जून 1940 तक बाकी फ्रांसीसी सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। कुछ यूनिट्स अब भी बहादुरी से लड़ रही थीं। जून 1940 तक बची हुई फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी थी। कुछ यूनिट्स अभी भी बहादुरी से लड़ रही थीं, लेकिन कई अपने कमांडरों से अलग हो गई थीं। सड़क पर सैनिक, वाहन, शरणार्थी और अलग-अलग सैन्य यूनिट्स सब एक दूसरे में घुल मिल गए थे। कई लोगों को नहीं पता था दुश्मन कहां है या कहां जाना है। जर्मनी ने इसका तुरंत फायदा उठाया। हाइस गुडेरियन के टैंक फ्रेंच सेना के पीछे बढ़ते रहे, जबकि दूसरी जर्मन यूनिट्स ने सीन और मार्न नदियां पार कर लीं। इसी वजह से फ्रांस अब एक नई मजबूत रक्षा पंक्ति नहीं बना सका। ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, क्योंकि जर्मन सेना की बढ़त रोकना संभव नहीं था। 14 जून को जर्मन सेना पेरिस में घुस गई। शहर के अंदर लगभग कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि इसे खुला शहर घोषित कर दिया गया था, ताकि बड़े पैमाने पर तबाही से बचा जा सके। इसके साथ ही फ्रांस के अन्य हिस्से भी गिरते गए। जर्मनों ने प्रमुख शहरों पर कब्जा किया और लोयर नदी व स्विट्जरलैंड सीमा तक पहुंच गए। अब सिर्फ सैन्य समस्या नहीं रह गई थी। 10 जून को इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया। बेनिटो मुसोलिनी ने सोचा कि लड़ाई जल्द ही खत्म होने वाली है और वह जीत में अपना हिस्सा चाहता था। इटालियन सेना ने फ्रेंच आल्प्स पर हमला किया, लेकिन तुरंत आगे नहीं बढ़ी। फ्रेंच डिफेंडर कम थे, फिर भी उन्होंने इटालियन हमले का बड़ा हिस्सा रोका। फ्रेंच सरकार के नेताओं में मतभेद हो गया। प्रधानमंत्री पॉल रियानो लड़ाई जारी रखना चाहते थे, चाहे सरकार को उत्तर अफ्रीका में फ्रांसीसी क्षेत्र में ले जाना पड़े। लेकिन मार्शल फिलिप पेटेन और जनरल मैक्सिम वेगान का मानना था कि युद्ध खत्म हो चुका है और अब युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए। रियानो ने इस्तीफा दे दिया। पेटेन ने उनकी जगह ली और तुरंत जर्मनी से युद्ध विराम मांगा, लेकिन सभी फ्रांसीसी नेताओं ने यह नहीं माना। चार्ल्स डिगॉल ब्रिटेन भाग गए। 18 जून को उन्होंने रेडियो पर फ्रांसीसियों से हार न मानने और दूसरे देश से लड़ाई जारी रखने की अपील की। पहले प्रसारण को बहुत कम लोगों ने सुना, लेकिन यही फ्री फ्रेंच आंदोलन की शुरुआत बनी। 22 जून को फ्रांस ने जर्मनी के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। समझौते अनुसार जर्मनी ने फ्रांस के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों पर, जिसमें पेरिस और अटलांटिक तट थे, कब्जा किया। दक्षिण में पेटेन के नेतृत्व में विशी स्थित फ्रेंच सरकार रही। औपचारिक रूप से इसकी सरकार थी, लेकिन नाजी जर्मनी का उस पर कड़ा नियंत्रण था। 25 जून तक बड़े पैमाने पर लड़ाई पूरी तरह से रुक गई थी। सिर्फ लगभग 6 हफ्तों में एक बड़े और शक्तिशाली सैन्य बल वाले देश को हार का सामना करना पड़ा। दसियों हजार सैनिक और नागरिक मारे गए। कई मिलियन लोग अपने घरों से भाग गए
और 2 मिलियन से भी ज्यादा सहयोगी सैनिक युद्धबंदी बन गए। लेकिन हार इतनी जल्दी क्यों हुई? ऐसा नहीं है कि पूरी फ्रेंच सेना डरपोक थी। कई फ्रेंच सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई की। उनके पास कुछ जर्मन मॉडलों से भी ज्यादा मजबूत कवच वाले टैंक थे। मुख्य समस्या उनकी सेना के इस्तेमाल के तरीके में थी। सहयोगियों ने अपनी सबसे मजबूत यूनिट्स उत्तर में भेज दी थीं। मुख्य जर्मन हमला ऑर्डेन से हुआ, लेकिन उन्हें इसे जल्द रोकने के लिए पर्याप्त रिजर्व नहीं थे और उनका कमांड सिस्टम भी धीमा था। आदेशों को कई अधिकारियों से होकर गुजरना पड़ता था, जबकि जर्मन कमांडर मोर्चे पर तुरंत फैसला लेने की आजादी रखते थे। जर्मनी ने अपने टैंक, पैदल सेना, तोपखाना, इंजीनियर, विमान और रेडियो संचार को भी तेज ऑपरेशन के लिए एक साथ जोड़ा। जब वे रक्षा पंक्ति में कोई छेद कर देते थे तो वे रुकते नहीं थे। वे सीधे दुश्मन के पीछे जाते थे ताकि उनकी सड़क, सप्लाई और संचार काट सकें। जर्मन सेना परफेक्ट नहीं थी। उन्हें ट्रैफिक जाम, ईंधन और गोलियों की कमी का सामना करना पड़ा और कुछ मौकों पर उन पर पलटवार किया जा सकता था। लेकिन सहयोगी सेनाएं इन कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकीं, क्योंकि उनका कमांड अस्त व्यस्त था और प्रतिक्रिया धीमी थी। जर्मन प्रचार ने इस जीत को ब्लिट्जक्रिग या लाइटनिंग वॉर कहा, लेकिन जीत का कारण सिर्फ टैंक नहीं थे। अधिकांश जर्मन सैनिक पैदल चलते या घोड़े का इस्तेमाल करते थे। उनकी असली ताकत थी तेज टैंक, विमान, रेडियो संचार और कमांडर, जो मौका मिलते ही आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते थे। इन सब का मेल तेज जीत की वजह से हिटलर का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसे यकीन हो गया कि वो अपने जनरलों से भी ज्यादा काबिल है और वो यही जीत दूसरे देशों के खिलाफ भी दोहरा सकता है। लेकिन उसने एक गलत सबक सीख लिया था। क्योंकि जर्मनी जीत गया था, उन्होंने अपनी सप्लाई की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंबे खुले पार्श्व और बहुत तेजी से आगे बढ़ना। फ्रांस में वे इन खतरों से बच निकले, लेकिन आने वाले युद्धों में जर्मनी हमेशा इतना भाग्यशाली नहीं रहेगा। फ्रांस गिर गया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। ब्रिटेन ने हार मानने से इनकार कर दिया और जर्मन हवाई हमले के लिए तैयारी की। चार्ल्स डी गॉल की फ्री फ्रेंच फोर्सेस की लड़ाई जारी रही। कुछ ही हफ्तों में हिटलर ने पश्चिमी यूरोप का अधिकांश हिस्सा कब्जा लिया। लेकिन वही जीत जिसने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, उसी ने उसे और भी बड़े और खतरनाक फैसले लेने के लिए उकसाया। और वही फैसले बाद में नाजी जर्मनी को उसकी खुद की तबाही की ओर ले जाएंगे।